प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, आपको शुभकामनाएं और जय जय सिया राम। दर्शकों, विषय शुरू करने से पहले एक वीडियो चलाते हैं और ये वीडियो में दिखता हुआ आदमी ही आज का विषय है। देखा जाए। Rahul Gandhi. And how does the present Congress deal with it? They put Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. Can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like K.C. Venugopal to the level of the Sardar Patel to Rahul Gandhi? And how does the present Congress deal with it? They put somebody like Pawan Khera as the official spokesman. I have absolutely no respect and complete contempt for Pawan Khera. How stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. I am in the Congress party, I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. First of all, I'm asking about your Kerala visit, and you have met CM Pinarayi Vijayan as well. So, what was like? Tell us more about it. I'm not confirming that I've met the Chief Minister, because as far as I know, there is a private relationship. What I can tell you is, why am I visiting Kerala? Because it's the most beautiful state of this country. Just look at what is behind you. Just look at what is in front of me. So this is the most beautiful state. It's God's own country, but my Malayali friends tell me, but it's only it's devil's own people. But I don't think that's true. I like this state. आई थिंक इतना पर्याप्त है। इन्होंने जो दो तीन बातें कही हैं, व्यालोक भाई जी, और पवन खेड़ा जी का भी एक हम जरा दिखाना चाहेंगे। ये है पवन खेड़ा। इनकी मुद्रा जो है, ये शीला दीक्षित जी के पीए हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस में स्पोक्स पर्सन हुआ करते हैं। और इनकी मुद्रा देख के जो है, ये जो तिकोनी सी अजीब सी टेढ़ी सी मुद्रा है, इसको देख के मुझे याद आता है मोगली का पंजा नहीं था जो कहीं भी फेंको घूम फिर के वापस आ जाता था। तो कुछ वैसा ही इनका शक्ल सूरत दिख रही है। खैर व्यालोक भाई, मणिशंकर अय्यर ने एक बात जो पवन खेड़ा के बारे में कही, वो इन सब से मजेदार थी कि आप जरा उस आदमी के हेयर स्टाइल को देखिए, कितना भद्दा और बदतमीज लग रहा है। अब आते हैं मणिशंकर अय्यर। आज कोई ऐसा नहीं हुआ है। ये महाधूर्त पुराने समय का बदतमीज, निहायत ही बदजुबान और घटिया किस्म का इंसान है। नेता तो ये लोग रहे नहीं जमीन के। ये लोग हमेशा चापलूसी करके और एक परिवार की चापलूसी करके सत्ता के केंद्र में बने रहे किसी तरह। अभी देखिए कांग्रेस की परेशानी क्या है कि उसके अंदर आंतरिक संघर्ष बहुत तेज चल रहा है। पवन खेड़ा वाली जो फोटो आपने दिखाई, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बांधता हूं, फिर एक एक चीजों को पर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मणिशंकर अय्यर दूध का धुल गया है। उसने हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या कहा था। दरअसल ये इलीट कल्चर है, अंग्रेजी का जो एलीट है, और उसका कोई अभी तक हिंदी में समानार्थी उसका नहीं है। आप संभ्रांत कहेंगे तो संभ्रांत बहुत ही पॉजिटिव शब्द हो जाता है। उच्च वर्ग कहेंगे तो वो थोड़ा सा निगेटिव है, लेकिन वो भी उस निगेटिविटी को नहीं कैटर कर पाता है जो इलीट शब्द देता है। इलीट मतलब नियमों कानूनों के लिए गहन तिरस्कार, देश की 80-90% जनता को कीड़े मकोड़े समझना, किसी एक सत्ता संस्थान से कुकुर की तरह लगकर जीभ यहां तक निकालकर सत्ता के सुख को, मलाई को चाटते रहना। और मणिशंकर अय्यर ऊपर से तथाकथित कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का प्रोडक्ट भी है।
तो उसके अंदर ये अहंकार कितना बढ़ा हुआ होगा या फैला हुआ होगा। क्योंकि देखिए 3 पीढ़ियां जो फेलियर्स की रही हैं वो भी खुद को बताती हैं कि भाई हम लोग तो अंग्रेजी दां हैं और पढ़े लिखे हैं बहुत सारा। 2014 के पहले जो अंग्रेजी का आतंक था, थैंक्स टू दिस चाय वाला प्रधानमंत्री, कि थोड़ा बहुत वो कम हुआ है, वो कम दिखता है। क्योंकि वैश्विक मंचों पर मोदी इतने सहजता के साथ बोलते हैं हिंदी, या फिर छोटे छोटे जो प्रतीक हैं, इंडिया की जगह भारत लिख देना, राष्ट्रपति भवन के मेन्यू में कुछ बदलाव कर देना, कुछ चीजें कर देना। तो अंग्रेजी का आतंक अभी भी है लेकिन कम हुआ है। और प्रथम प्रधानमंत्री, दुर्घटनावश हिंदू, नेहरू से लेकर इंदिरा तक सब के सब फेलियर रहे हैं। कोई डिग्रीबाज नहीं है। नेहरू को जितना बताया जाता है कि ये विद्वान वो विद्वान, फलानी किताब के लेखक, उन सब की पोल पट्टी अब खुल चुकी है। और इसीलिए ये लोग बाकायदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, चूंकि तकनीक की वजह से अब कोई वो सैक्रोसैंक्ट जो एक छवि थी ना, वो किसी की नहीं रही। अभी कल ही देखिए बाबा डॉक्टर, हमारे तथाकथित संविधान निर्माता, भाई लोगों ने आरटीआई डाल दी। अब जो सच है वो होम मिनिस्ट्री को और उसको बकना पड़ा। भले ही सरकार पंच तीर्थ बनवा रही है, जो भी बनवा रही है, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसके आधार पर बाबा डॉक्टर को कहा जाए कि वो संविधान निर्माता थे। उसी आरटीआई के जवाब में यह भी कहा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी वो बाद में बने, और साफ साफ बीएन राव का नाम लिया गया है। तो अब की दिक्कत यह है संदीप भाई कि जो छवि निर्माण बड़ी मेहनत से की गई ना, वो सब की सब टूट गई है। मणिशंकर अय्यर जैसे और पवन खेड़ा उसकी मुद्रा में, और मणिशंकर अय्यर की कोई फोटो नहीं है, वरना वो कितने गर्व से खुद को राजीवियन कह रहा है, जो इस देश का ओरिजिनल पप्पू था। ये तो विषधर है उसका बेटा। पप्पू तो असल में राजीव गांधी से बड़ा कोई पप्पू था ही नहीं इस देश में, जिसने एंटोनियो माइनो को इस देश पर थोप दिया। आई एम अ नेहरूवियन, तो भाई इंदिरावियन भी हो जाते। गलत भाई, 4 पीढ़ी तक तलवे चाटता रहा है ये आदमी। लेकिन राजीव गांधी के 400 सांसद के पीएम काल के 5 साल जो थे 1984 से 89 तक, क्या उपलब्धि थी? देश में खाली आग ही तो लगी थी। मतलब सबसे बुरे 5 साल थे देश के उस आदमी के। ये थी कि पप्पू दिल्ली से उड़ता था और कोई स्टेट अगर वो पहुंचा और वहां के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा उसे नहीं पसंद आया, तो प्लेन में बैठे बैठे वो उसको चेंज कर देता था। ये उसकी उपलब्धि थी। और सैम पित्रोदा, जो अपना नाम तक सही नहीं रख सका, सत्यनारायण को छोड़कर वो सैम हुआ है, उसके मुताबिक वो अपने कंधे पर लाद के कंप्यूटर लाया था। यही उसकी उपलब्धि थी। अब ये अलग बात है कि भैया जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसके 10 साल पहले से HCL नाम की कंपनी यहाँ क्या कर रही थी मुझे नहीं पता। पटनी कंप्यूटर्स कंपनी थी, पटनी कंप्यूटर्स, उसका नाम ही पटनी कंप्यूटर्स था। 1977 या 78 की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट से पहले की कंपनी है। अब ये सारे लोग क्या कर रहे थे इस देश में मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई कंप्यूटर तो लादी दांदी लादते लाए थे कंप्यूटर। ये दोनों उतने ही बड़े चाटुकार, मक्कार और धूर्त हैं। चाहे पवन खेड़ा हो, आप मणिशंकर अय्यर की कल्पना कीजिए और वहां पर बिठाइए इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को बिठाइए। मुझे लगता है कि झुकाव का कोण मणिशंकर अय्यर का ज्यादा होगा, वो और भी ज्यादा डिग्री में झुकेगा, क्योंकि ये सब जूता चाटने वाले लोग हैं। ये जिस केसी वेणुगोपाल को, भाई केसी वेणुगोपाल शोहदा है, और अभी चूंकि कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल राहुलियन है, वो राहुलियन है, चूंकि अभी की जो कांग्रेस, ये सारे के सारे एम्फीबियन हैं, रीढ़ विहीन जो एक प्रजाति होती जानवरों की, एम्फीबियंस, ये वो हैं। उसको चला कौन रहा है अभी की सोनिया कांग्रेस को? भाई सबसे बड़ा शोहदा चला रहा है, सबसे बड़ा लफंगा चला रहा है। जो आदमी संसद में लफंगाई कर रहा है,
उसके लोग क्या करेंगे साहब, ये बताइए आप मुझे। जिस केसी वेणुगोपाल को ये बोल रहा है, जो पवन खेड़ा को बोल रहा है, ये खुद भूल जा रहा है कि इसने मोदी के चरित्र हनन के लिए क्या क्या बोला है। और तब ये राहुलियन था कि नहीं था, क्योंकि भाई इसका जो मालिक था राजीव गांधी, वो तो 1991 में शहीद हो गया था। शहीद कहाँ हुआ था? नहीं, शहीद ही हुआ था। अच्छा, इस्लाम के लिए? जी, अच्छा, एकदम शहीद हुआ था वो। शहादत भैया इस्लाम के लिए जो लोग मरते हैं उनको शहीद कहा जाता है। हमारे यहाँ बलिदान होता है देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुओं के लिए। अब वो भी शब्दावली जो है कैसे कैसे क्या कहा जाए, कैसे कैसे बदल दी गई। अब 2013 में तो ये आदमी राहुल को पीएम बनाने के लिए लगा हुआ था सर। सर ऐसा है कि एक जो दूसरी सबसे खतरनाक बात जो है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि कांग्रेस के अंदर सत्ता संघर्ष बहुत तीखा हो गया है। 99 सांसदों से इनको फिर से आस जग गई है कि शायद पीएम, शायद पीएम। और हाँ, अगर इस देश के महान नागरिकों की बदौलत उसको 30-40 सीटें और आ गई तो वो बन भी सकता है। लेकिन कांग्रेस में सबसे अधिक कलह पप्पू और बंटी और बबली में ही है, यानी राहुल में और प्रियंका वाड्रा में है। इसलिए है क्योंकि आप देखिए प्रियंका वाड्रा को लेकर अचानक से बयानों की लड़ी लगने लगी है पिछले 1 आध साल से। राहुल की आक्रामकता तथाकथित, वो आक्रामकता नहीं है, वो सोहदई है, वो गुंडई है, वो लुच्चई है, लफंगई है। हम लोगों के यहाँ बिहारी में उसके लिए एक खास शब्द है। मेरी माँ ने संसद में कि ये तो लफुआ है। अब लफुआ शब्द की बिहारी व्याख्या ही कर सकता है। उस शब्द का जो मायने है ना, राहुल गांधी पर एकदम 100% वो खरा उतर। गौरव भाई, हम भी दिल्ली में पढ़े हैं, आप भी दिल्ली में पढ़े हैं, और दिल्ली की एक विशिष्ट अपने आप में क्वालिटी होती है। जो वहां लोग पढ़ते हैं बढ़ते हैं तो एक बड़ा शब्द चर्चित होता है, दिल्ली दा लौंडा, दिल्ली का लौंडा। वो एक भाव भंगिमा होती है अलग, वो एक उसकी हेयर स्टाइल अलग होती है, उसके कपड़े वैसे अलग होते हैं, और हमने देख रखे उस तरीके से। तो राहुल गांधी तो दिल्ली में ही पला बढ़ा है ना, उन्हीं लोगों के बीच पला बढ़ा है ना, वही लुटियन में पला बढ़ा है, उन्हीं कॉलेजेस में, उन्हीं कॉलेज में तो कहीं पढ़ा होगा, वहीं पे पला बढ़ा है। तो क्यों ना वो दिल्ली का लौंडे की जैसी हरकतें करे, क्योंकि आज भी उसकी उम्र के कई लोग दिल्ली में इस प्रकार की हरकतें करते हैं। जैसे हर प्रदेश का एक चरित्र होता है, दिल्ली का एक अपना एक चरित्र है। वो दिल्ली का लौंडापन वो दिखा रहा है। लोग कहते हैं, अच्छा, लोग यही नहीं कहते, समझ पाते कि वो दिल्ली का लौंडा है भाई। अच्छा है आपने सुधार लिया तुरंत, वरना मैं खोजने लगा था। मैं भी आरटीआई डाल देता कि ये राहुल विंची कहाँ पढ़ा हुआ है भाई। 12वीं के बाद का तो मुझे नहीं पता है। एक जबरदस्ती का टूर्नामेंट कराया गया निशानेबाजी का, उसमें इसको जितवाया गया। फिर ईसाई कोटे से भी वो मामला है। और जिनको भी इन सब बातों पर आपत्ति हो, जाके भैया आरटीआई कर लीजिए। आज की हो सकता है कि कुछ विशिष्ट कारणों से आपको वो जानकारी भी न मिले, लेकिन इसने कहाँ एडमिशन लिया? सेंट स्टीफंस में। सेंट स्टीफंस किनका है? ईसाइयों का है। राहुल विंची कौन है? ईसाई है। अब अगर आप राहुल विंची, सोनिया मैनो, पिंकी वाड्रा, इन सब में किसी को भी हिंदू मानते हैं तो भाई साहब आप लोगों की बलिहारी है, प्रणाम है, दंडवत है। अरे सर, कुछ लोग हमारे यहाँ न सिर्फ हिंदू मानते हैं, सवर्ण मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, शिरोमणि मानते हैं। हाँ, दत्तात्रेय। और इनको जिताने के लिए जाति विभेद में लगे हुए हैं। इन्हीं को जिताने के लिए जितना जाति भेद इस समय भारत में किया जा रहा है, वो विशुद्ध राहुल गांधी और कांग्रेसी एजेंडा है। उसको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि किसी का नुकसान होगा तो इनका ही बेनिफिट होगा, भाजपा का नुकसान होगा इनका बेनिफिट होगा। यही जो आपने एकदम सही कहा। 30-40 सीट ही तो चाहिए इसको, और 130-140 सीट चाहिए जी। संदीप जी, मैंने शुरुआती वाक्य क्या कहा कि ये जो एलीट क्लास है, सत्ता के बिना ये जलबिन मछली हो जाता है। आप देखिए, दोनों भूतपूर्व नौकरशाह हैं। एक तो ये शब्द सब भी इन लोगों ने गजब गजब बनाए, नौकर भी है, शाह भी है। तो खैर छोड़िए, ब्यूरोक्रेट्स हैं पूर्व।
खूब माल चाप चुके हैं। अब 12 कौन वर्षों दोनों? से इनको मणिशंकर अय्यर और पवन खेड़ा, सर मुझे वही तो तो भाई। यूपीएससी पे भी डाउट होने लगा है कि वहां भी नहीं सेंट स्टीफन प्रक्रिया चलती है क्या? यूपीएससी पर आपको तब डाउट नहीं हुआ जब केजरीवाल या आईआईटी पर? आपके सभी शिक्षा संस्थान वैसे ही है भाई, आपके सारे शिक्षा संस्थान, आपकी आईआईटीज अगर केजरीवाल को प्रोड्यूस कर रही है तो धन्य है आईआईटी। वो तो भाई 2% 5% लोगों ने संभाल रखा है, कुछ पेटेंट्स आपके पास हो जा रहे हैं, वरना आपकी शिक्षा व्यवस्था तो यही कूड़ा करकट पैदा कर रही है। खैर वो एक अलग वीडियो का विषय है। अभी कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो है, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है, रॉबर्ट जीजा जी ने कह दिया है, कांग्रेसियों के रॉबर्ट जीजा, भाई हमारे नहीं है, तो कांग्रेसियों के रॉबर्ट जीजा ने 2 बार कह दिया है कि प्रियंका गांधी को पूरा देश मानता है। पूरा देश कौन मांग रहा है यार? मतलब तुम मांग रहे हो कि तुम्हारी बीवी पीएम बन जाए या सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए, तो तुमने अपने को पूरा देश मान लिया। लेकिन खैर, ताकि एयरपोर्ट पे फिर से सिक्योरिटी चेक ना हो रॉबर्ट वाड्रा का। एयरपोर्ट पे बकायदा नाम लिखा रहता था भाई। एनएचएआई के बोर्ड्स पर मैंने देखा है, टोल फ्री में सबसे नीचे उसका नाम, मतलब सर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में बोर्ड्स लगे रहते थे, कौन कौन लोग जिनका सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होगा। उसमें पूरी हायरार्की होती है कि इनका नहीं होगा, पदों का नाम नहीं, पद। लेकिन उसमें और एक इस ही नाम आदमी का होता था। बाई नेम होता था कि रॉबर्ट वाड्रा की सिक्योरिटी चेक नहीं होगी। खैर, एलिटनेस। इस खानदान ने क्या क्या किए हैं। एंटोनियो माइनो की 2 बहनें परमानेंटली रहती थी दिल्ली में, उनको 5-5 एकड़ के बंगले आवंटित थे, किस अधिकार से क्या नहीं। और मेरी इस सरकार से जो एकमात्र शिकायत है कि भाई आप सब कुछ करो, मुझे नहीं पता आपके यहाँ की जुडिशरी उतनी सुस्त है, सब कुछ है, लेकिन नैरेटिव वॉर, चूंकि आपके पास अब उतने संसाधन हैं, आप क्यों नहीं लोगों को बता पा रहे हैं कि इस भ्रष्ट खानदानी चोर खानदान ने क्या क्या इस देश को जख्म दिए हैं। वो तो भला हो सोशल मीडिया का, भला हो टेक्नोलॉजी का, कि ओरिजिनल पप्पू राजीव गांधी जो आईएनएस विक्रांत को अपनी सैरगाह बनाते थे, उसका परनाना जो जेट से मंगवाता था सिगरेट, नहीं राजीव का तो खैर वो नाना ही था, इसका राहुल का परनाना है। तो ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आप यार इस पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, रॉबर्ट जीजा की, कांग्रेसियों के रॉबर्ट जीजा की कमाई बंद हो गई है, डीएलएफ वगैरह का कांड बंद हो गया है, लेकिन वो बाहर ये मछलियां दिखाते हुए घूम, यार उसको तो कम से कम अंदर करो भाई। आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? आई एम डैम सीरियस। लेकिन वापस आते हैं, ये शब्द भी मैंने रॉबर्ट जीजा से उधार लिए थे। कांग्रेस के आंतरिक संघर्ष पर प्रियंका गांधी बहुत तीव्रता से कांग्रेस के कई लोगों को फोल्ड में ले रही है, और उसमें सीधी सी बात ये कांग्रेसी देख पा रहे हैं कि 12 वर्षों से 95 हार का पिछले 20 वर्षों में रिकॉर्ड बना दिया है विषधर ने। अब कांग्रेसियों को लग रहा है कि बिना सत्ता के तो भाई हम जी नहीं पाएंगे, 12 वर्षों में ही कंगाली छा गई है, और अगर पिंकी को आगे किया गया, पिंकी वाड्रा को, तो शायद बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए। और हिंदू समाज के राजनाथ लोग सिंह तो जी ने हैं बगल में बिठा लिया सर। पीएम साहब ने जब आज तक राहुल गांधी को छुआ नहीं और उस कमरे में पिंकी को बगल में बिठाया है, कुछ तो। और इससे भी आगे की बात यह है कि हम हिंदू जो हैं, हम सनातनी जो हैं, हम इतने महान हैं कि मैं कई बार अपनी हरकतों पर ही पूछ बैठता हूं कि साला ये देश है कि भटियार खाना है। तो भाई 12 वर्ष हो गए, पिछले चुनाव में ही जनता थक गई थी कि भाई मोदी जी वैसे बढ़िया मनोरंजन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा डांस वांस नहीं कर रहे हैं। अभी यूजीसी का जो मुद्दा आया, उसके जो पॉइंट्स थे, आलोचना हुई, कड़ी आलोचना हुई, विरोध भी हुआ, लेकिन अब जब स्टे है, अब जब मार्च में उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला है, तो
आप अगर अपनी तरफ से इस आग को हवा दे रहे हैं ना, तो वही होगा जो डीयू में हुआ, जो कल जेएनयू में हुआ। और फिर से ये लोग, इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, आप अभी तक उसको काट नहीं पाए हैं। फिर से वो 2015 वाला दौर आ जाएगा, जब हर एक यूनिवर्सिटी में आपके जादवपुर से लेके सेंट स्टीफन से लेके जेएनयू तक हर एक यूनिवर्सिटी में आग फैल जाएगी। आग को फैलाना नहीं चाहिए और हर एक मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी नहीं देनी चाहिए। एक जो आपके पॉइंट्स हैं, आपने कहे, आपने विरोध किया, सब किया, ठीक है, लेकिन मुझे इस देश की जनता पर वही भरोसा है कि कहीं उनको फिर से ऐसा न लगे कि मोदी जी वह डांस नहीं कर रहा है और इन लोगों के भाग्य से छींका टूटे नहीं। तो कांग्रेस में वही संघर्ष चल रहा है कि एक तो यहाँ के लोगों को, और आप देख ही रहे होंगे, अचानक से जैसे एक बाढ़ सी आई है। हम लोग तो बहुत पुराने हैं, चावल हो गए हैं, तो हम लोग तो देखते हैं किसान आंदोलन के समय भी, एक तथाकथित किसान आंदोलन के समय में भी बाढ़ आई थी, सीए के समय भी बाढ़ आई थी, अभी भी सोशल मीडिया पर वैसी ही बाढ़ आई हुई है, वैसे ही लोग सक्रिय हैं, वैसा ही। तो इसको अगर बाकी सबको टूल किटिया कहा गया तो इसको क्यों ना कहें। दूसरी बात कि कांग्रेस का आंतरिक सत्ता संघर्ष जो है वो इस चीज से प्रज्वलित हो रहा है कि चलो कहीं यहाँ की जनता फिर से हमारे भुलावे में आ जाए, बात नंबर एक। और दूसरी, कहीं पिंकी को लाने से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए। और इसको कुल मिलाकर 30-40 सीटें ही चाहिए, इसको पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए। कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि पिछले तीसरी चौथी बार कब मिला था पूर्ण बहुमत। जी जी बात आपकी सही है, जो आपने कहा कि कांग्रेस में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा है। पिंकी या हो, राहुल हो, या कम से कम जो लोग राहुल के नेतृत्व के नीचे हार रहे हैं, सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, वो मजा नहीं आ रहा जो पहले गुड ओल्ड डेज वाला था कि लुटीन में बैठ के पूरा भारत कंट्रोल करते थे, वह नहीं मिल रहा है। मोदी जी सुना देते हैं विनीत जैन जैसे लोगों को कि जब हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें जानते हो तो ईटी में छापते क्यों नहीं हो। तो ये विनीत जैन लोग के परिवार भी अंग्रेजों के साथ रहे हैं, वहां से ये बेनेट एंड कॉलम चलाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर अपने आप में कहता था कि प्रधानमंत्री के बाद जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद भारत में होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर। यह दम्भ था इन लोग का, वह टूट रहा है, छन रहा है। तो अब पुराने दिनों की याद ताजा करके ये लोग चाहते हैं कि वापस से, भले ही दिल्ली का लौंडा है, भले ही गुंडा है, भले ही कोई हो, कम से कम एक गधा आ जाए। जैसा कि ध्रुव राठी ने बोला है कि एक गधा ही आ जाए वो भी ठीक है। तो मान रहा है कि वो जिसको चाह रहा है कि वो आ जाए दिल्ली में। वैसे तो ध्रुव राठी केजरीवाल को चाहता है, पर केजरीवाल ध्वस्त हो गया तो वो राहुल गांधी को चाहता है। यही दो लोग थे जो आम आदमी पार्टी के लिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को गरियाया करते थे कि स्कैम हो रहा है, ये है वो है। अब वो सारी चीजें भूल गए। खैर, एजेंडाबाजी चल रही। और आपने एक बहुत सही बात की कि जब खालिस्तानी आंदोलन और वो सीए विरोध में मुसलमानों का आंदोलन हुआ, उसी प्रकार की जो आग लगाई गई सोशल मीडिया पर, आज भी यूजीसी को बहाना बनाकर जिस प्रकार का हिंदुओं में भेद पैदा किया जा रहा है, वह भी क्यों ना टूल किट माना जाए। ये आग लगाने वाले तो लगा ही रहे हैं, हवा दे ही रहे हैं, और जानबूझ के दे रहे हैं, दिख रहा है साफ साफ। इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि आप पूरे भारत देश में जो है पूरी सरकार गिरा डालें, लेकिन ठीक है, चलेगा, देखा जाएगा। उस पर भी एक अलग से चर्चा होगी कि आखिर इन लोग की मंशा क्या है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया। और एक बहुत जरूरी बात बताई कि कांग्रेस के अंदर भी एक आंतरिक संघर्ष है, दिख रहा है, विजिबल है। और ये सब लोग टूट टूट के, मणिशंकर अय्यर जो है, भगवान इनको और लंबी उम्र दे और ये इस प्रकार के खुलासे करते रहे, बातें कहते रहे, लंबी जुबान भी दे। हाँ, लंबी जुबान भी दे और उम्र भी दे जी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और व्यालोक वाणी, कुछ दिनों से हम लोग थोड़ा यात्रा में थे, इस वजह से कुछ विषयों पर बात नहीं कर पाए। अब से हम आपके सामने रेगुलर उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।